हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम लेकर आए हैं आपका अध्याय बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के अभ्यास प्रश्न और उत्तर दोनों हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, ये एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं बच्चों, और आंसर भी आपके लिए इसमें हमने अवेलेबल कराने की कोशिश की है। बल्कि कराए भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपको अध्याय पढ़ाए उसके प्रश्न उत्तर भी आपको हम बताएं। तो पहला प्रश्न है हमारा, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोम संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया था। तो देखिए, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोम संस्कृतियों व सभ्यताओं को पुनः जीवित करने का प्रयत्न किया गया था। यूरोप में हुए परिवर्तनों का प्रभाव यूनान व रोम संस्कृतियों पर भी पड़ा था। देखिए, हमने पढ़ा था ना, 14वीं और 15वीं शताब्दी में आम जनता के मन में यूनानी व रोम संस्कृतियों के अध्ययन के प्रति अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। यही कारण था कि अब तक शिक्षा व वाणिज्य में काफ़ी प्रगति हो चुकी थी। यूनानी और रोम संस्कृति व सभ्यता से प्रभावित होकर मानव को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया है, और अनेक चित्रकारों ने मानव से संबंधित विषयों पर अपनी रचनाएं व चित्रकारियां की हैं। इसके अतिरिक्त दार्शनिक व तर्कवाद की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर अनेक वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए और लोगों को मध्यकाल के अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास किया। आप देखिए, अंधकार क्या था, सब पोप के ऊपर डिपेंड थे, जो चर्च थे उनके ऊपर डिपेंड थे, चर्च ही सबसे सर्वोच्च थे, और इनको अंधकार से निकालने के प्रयास किए थे। कई रूढ़ियों व अंधविश्वासों का पर्दाफाश यूनानी व रोम तर्कवाद के माध्यम से किया गया था। आत्मा और परमात्मा को छोड़कर लेखकों व चित्रकारों का प्रतिपाद्य मानव बन गया था। पहले जो भी होता था सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बातों को लेकर होता था, अब मानव के ऊपर केंद्रित होना शुरू हुआ। उसके भौतिक जीवन की समस्या या उससे छुटकारा पाने की ओर अनेक विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके साथ साथ अनेक व्यापारिक मार्गों की खोज के फलस्वरूप यूरोप व अन्य देशों की संस्कृतियों का पता चला और सभ्यताओं के सभी आवश्यक सांस्कृतिक तत्व पुनर्जीवित हुए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इस काल में इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए। देखिए, दोनों विशिष्टताओं की तुलना करवा रहे हैं, इटली की और इस्लामी वास्तुकला की। 15वीं शताब्दी में रोम को अत्यंत भव्य रूप में बनाया गया था। यहाँ अनेक भव्य भवनों व इमारतों का निर्माण किया गया। इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघरों, राजमहलों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। इटली की वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता था। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुसज्जित किया, जबकि इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों व मस्जिदों की सजावट के लिए देखिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थरों में पच्चीकारी के काम का सहारा लिया। इटली की वास्तुकला की विशिष्टता के रूप में हमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट, गोल मेहराबदार दरवाजे आदि दिखाई देते हैं। हालांकि इस्लामी वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पर थी। विशाल भवनों में बल्ब के आकार जैसे गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़े के खुर्रे के आकार के मेहराब और मरोड़दार घुमावदार खंभे आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। ऊंची मीनारों और खुले आंगनों का प्रयोग हमें इस्लामी वास्तुकला के भवनों में नजर आता है। उपरोक्त तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं कि इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला में हमें कुछ अंतर व कुछ समानताएं नजर आती हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मानववादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। इटली के अनेक नगरों में सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानववादी विचारधारा को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिले। 14वीं शताब्दी में विद्वानों द्वारा प्लेटो
व अरस्तु के सिद्धांतों एवं ग्रंथों के अनुवादों का अध्ययन किया गया था। इसके अतिरिक्त मध्यकाल के कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों द्वारा आधिपत्य कायम कर लेने से अनेक विद्वानों एवं दार्शनिकों ने इटली में शरण ली। वे अपने साथ विपुल मात्रा में साहित्य ले आए। अरब वासियों की कृपा दृष्टि से इटली वासियों को अनेक साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद भी प्राप्त हुए। प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानववादी विषयों पर अध्ययन एवं अध्यापन शुरू होने लगा। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानववाद की शिक्षा दी जाती थी। इसकी स्थापना 1300 ईस्वी में हुई थी। इटली वासियों ने मानववादी विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ग्रहण किया। इटली के मानववादी विद्वानों ने मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना माना और उसके भौतिक जीवन की समस्याओं व उससे मुक्ति पाने के विषय पर चिंतन मनन किया। परिणामतः मानववादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहरों को प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, वेनिस और समकालीन फ्रेंच में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। तो वेनिस इटली का एक महत्वपूर्ण नगर था। वहाँ पर गणतंत्रीय शासन प्रणाली 15वीं सदी में प्रारंभ हो चुकी थी। वेनिस के अतिरिक्त फ्लोरेंस और रोम विशेष रूप से उल्लेखनीय स्वतंत्र नगर राज्य थे। ये गणराज्य राजकुमारी द्वारा शासित किए जाते थे। यहाँ के धनी व्यापारी व महाजन नगर की शासन प्रणाली में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। नगर का संपूर्ण अधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में था जिसके सारे सदस्य संभ्रांत वर्ग के और 35 वर्ष से अधिक आयु वाले थे। वेनिस में शासन की बागडोर नागरिकों के हाथों में थी। वेनिस निवासियों में नागरिकता की भावना अत्यधिक व्यापक थी। दूसरी तरफ फ्रांस की शासन प्रणाली वेनिस से एकदम विपरीत थी। फ्रांस में नगर राज्यों का संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में था। चार्ल्स प्रथम, लुई 12वां, लुई 13वां और लुई 14वां ऐसे ही निरंकुश शासक थे। धर्माधिकारी एवं सामंत राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा शक्ति संपन्न थे। नागरिकों का शोषण करना यहाँ पर सामान्य बात थी। निसंदेह वेनिस नगर में किसी प्रकार की क्रांति नहीं हुई, किंतु फ्रांस के नगर राज्यों में अनेक क्रांतियों का जन्म हुआ और इसका असर वहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ा। इस प्रकार वेनिस और समकालीन फ्रांस की सरकारों में व्यापक स्तर पर भिन्नता थी। अब है संक्षेप में निबंध लिखिए। मानववादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे? यूरोप में 13वीं व 14वीं शताब्दी में शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया गया। विद्वानों का मत था कि केवल धार्मिक शिक्षा विकास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसी नई संस्कृति को 19वीं सदी के इतिहासकारों ने मानववाद की संज्ञा दी। 15वीं शताब्दी के शुरुआत में मानववादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास तथा नीति दर्शन में अध्ययन कार्य करते थे। यह शब्द लैटिन शब्द ह्यूमैनिटीज शब्द से बना है। सदियों पूर्व रोम के वकीलों तथा निबंधकारों में सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में ग्रहण किया। मानववादी विचारों के प्रमुख अभिलक्षण इस प्रकार थे। मानववाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। मानववाद के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही न होकर हमारे अपने लिए भी है। तो मेरा मुंह लो। क्या हो गया? उसमें ही मारा मैंने तो सुनती क्यों नहीं है? क्या कर दिया? चल घर। हैं? क्या कर दिया? इसे बार लगा रही थी, नाली में खेल रहे थे दोनों के दोनों बैठ के। नाली में? हाँ। नाली में क्या कर रहे थे? और यहाँ भाग गया ही, वो घुस गया अंदर और ये मैडम जी दांत दिखाते दिखाते भाग गया ही। पहन ये चप्पल, चल। सुन ले करेगा और क्या, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। देख देख देख
देख लेने के थे और सुन लेकर तू बात मट रही। तू नाली में हाथ दे रही थी हैं? वो दे रहा था। और तू क्या कर रही थी? बता। खाना ना खाना तुझे? हैं? खाना खाना क्या? खाना नहीं खाना क्या? हाँ आटा रख रखा है, रोटी बना दूंगी तो। बना दे मैंने। बना दी? लेके भी आ गई तू? नहीं जब अपन जी जाएंगे कि वहीं रहेंगे? पता नहीं, फोन भी नहीं आया। आएंगे तो बता देंगे। आएंगे तो 9 बजे तक आ लेंगे, 9 सवा 9 तक। 8:30 तो बजे। मुझे लगा ये लेट। किसकी पैम्पलेट्स है? हाँ बी पोलन के। छपवाई है? खा के देख खा रखा है मैंने। कैसा लगा। बेकार। चल बजाऊंगी आप ना बैठ जाओगे यहाँ पे। देख तो तू भी बैठ जाना, जब ये जाएगी तब इसके साथ चली जाइयो, बैठ ही रहे। चल बैठ जा ऊपर होके। और जो कहा जाए ना सुन लेकर, ऐसे मत करे कर, गंदे बच्चे मत बनो। ये तुम्हें बुला रही थी हैं? बुला रही थी क्या? बैठ जाना। रोटी भिजवा दूं क्या? रोटी भिजवा दियो, बस 2 ही भिजवाइयो, 2 आटा रखा है उसकी बना लूंगी मैं। पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण के काल में महान कलाकारों की कृतियों और मूर्तियों में जीसस क्राइस्ट को मानव शिशु के रूप में और मैरी को वात्सल्यमयी माँ के रूप में चित्रित किया गया है। निसंदेह मानववादी रचनाओं में धार्मिक भावनाओं का ह्रास पाया जाता है। पुनर्जागरण काल में महान साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में प्रतिपाद्य मानव की भावनाओं, दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी कृतियों के केंद्र के रूप में धर्म व ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा। इस युग की प्रमुख साहित्यिक कृतियों में डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, हैमलेट आदि प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6 है, 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुनिश्चित विवरण दीजिए। 17वीं शताब्दी में आए सांस्कृतिक परिवर्तन में रोमन और यूनानी शास्त्रीय सभ्यता का ही केवल योगदान नहीं था। पुनर्जागरण ने प्रत्येक तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसने की जिस अवधारणा को उत्पन्न किया, उसके परिणाम स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार के द्वारा भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव व्यक्त किए गए। मध्य युग का एक सिद्धांत था कि पृथ्वी विश्व की धुरी है। यह धारणा आलोचना का प्रतिपाद्य बन गई। कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर आदि विद्वानों ने
यह सिद्ध किया कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है। यह 24 घंटे सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। हार्वे ने रुधिर संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नौ संचालन एवं चुंबकीय कंपास के कारण लोगों ने अनेक समुद्री यात्राएं शुरू की और अनेक नए नए समुद्री मार्गों, द्वीपों एवं देशों की खोज इन नाविकों द्वारा की गई। कोलंबस ने सन 1492 में अमेरिका का अन्वेषण किया, जो 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया। यहाँ तक कि स्पेनी नाविक 1606 में ताहिती द्वीप पर पहुँच गए। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की जीत से एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका का संबंध यूरोप के अनेक देशों के साथ वाणिज्यिक आधार पर स्थापित हुआ। परिणामतः उन द्वीपों व देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर जानकारियाँ प्राप्त हुई। दूसरी तरफ यूरोपवासियों ने केवल यूनानी व रोमन लोगों से ही नहीं सीखा, बल्कि अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन जैसे देशों से ज्ञान की प्राप्ति की। इतिहासकारों ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में यूरोप को केंद्रित दृष्टिकोण में रखा। शंका प्रेषण के प्रयोग के नए नए तरीके जो पुनर्जागरण की देन है ही। मानव ने अपने ज्ञान क्षेत्र में काफ़ी हद तक विस्तार किया। वेसेलियस ने शल्य चिकित्सा के आधार पर मानव शरीर से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रदान की। इस प्रकार 17वीं शताब्दी के यूरोपवासियों के लिए विश्व की अवधारणा पूर्णतः अलग थी। तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी कंप्लीट होता है। अब हम अपना जो नेक्स्ट अध्याय है इतिहास का वो अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप अपने इस चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।